Hello, Namaskar, Vanakkam. My name is T.S. Sudhir and you're watching Study with Sudhir, India's own digital classroom. मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इससे पहले पार्लियामेंट का वीडियो देख लिया होगा। अगर आपने क्लास 9 में सिविक्स पढ़ा था, ध्यान से पढ़ा था, मटरगश्ती नहीं की थी उस समय पर, तो आपने फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इलेक्शंस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अर्बन और रूरल, उन सभी के बारे में सिविक्स में पढ़ा होगा। तो पार्लियामेंट का जो चैप्टर किया था पहले वीडियो, जाके प्लीज देखो, काफी अच्छा और एलैबोरेट वीडियो किया है। ओके, तो उसके बाद अभी हम एग्जीक्यूटिव की तरफ चलते हैं। उस चैप्टर में मैंने समझाया था कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीन भाग होते हैं सरकार के, भारत में भी। तो लेजिस्लेचर तो पार्लियामेंट में हो गया, अब एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे, जहां पर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात होगी। आज के वीडियो में राष्ट्रपति के बारे में बात होगी। हालांकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि राष्ट्रपति लेजिस्लेचर का भी अंग होते हैं। मैंने बताया था कि पार्लियामेंट के तीन भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट, बिकॉज द प्रेसिडेंट ऑल्सो एड्रेसेस द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इवन दो ही और शी इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, अभी क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस आएंगे बंधु। सिर्फ किताबी नॉलेज लेने से काफी नहीं होगा, समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और अगर आपको काफी एलैबोरेट नोट्स, टेस्ट पेपर्स, 24/7 doubt solving, and of course videos you want in English, simple English, please be a part of our century history and civics course. Now you will think इसको century क्यों बुलाते हैं? Century इसलिए बुलाते हैं क्योंकि हमारे maximum 100 out of 100 marks वाले students इसी कोर्स से आते हैं। They also come in subjects like English literature, they also come in subjects like biology, लेकिन history, civics are the maximum. Okay, I'm not taking credit for it, but मेरे को इस सब्जेक्ट को पढ़ाने में काफी मजा आता है, because I've covered 25-30 elections, so there is a natural affinity to understanding the politics. Civics में खास तौर पे, also history. Okay, one has been a student of both these subjects. Okay, sir. So let's get started. Civics with SWS आज पढ़ेंगे राष्ट्रपति के चैप्टर के बारे में. Now, the main thing that you need to understand is that the president is called the formal head of the country. Now you see, why did this arrangement happen? ये arrangement क्यों हुआ? Because जब भारत आजाद हुआ 1947 में और 1946 से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, so most of the things हमने कॉपी किए ब्रिटेन से। ब्रिटेन में किस तरह का सिस्टम है? वहां पे राजा या रानी है, अभी किंग चार्ल्स हैं, उससे पहले उनकी मां क्वीन एलिजाबेथ थी। सो दे आर द कॉन्स्टिट्यूशनल, दे आर द सेरेमोनियल हेड, उनको सेरेमोनियल हेड कहा जाता है। अधिकार कुछ नहीं है, लेकिन एक पुरानी मोनार्की चली आ रही है कई कई दशकों से, कई कई सेंचुरी से, तो उसको एक तरह से नाम के वास्ते कंटिन्यू करके रखा हुआ है। लेकिन असली ताकत है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के हाथ में, जो कि अभी आज की तारीख में ऋषि सुनक है। राइट नाउ India also has a president, though we are a democracy, we are not a monarchy, but the real power is in the hands of the prime minister, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। So the president becomes the constitutional head or the formal head of India, okay, but the real power is in the hands of the prime minister and the council of ministers. So he is the head of the state, she is the supreme commander of the defense forces। चूंकि अभी द्रौपदी मुर्मू है हमारी राष्ट्रपति, so मैं she बुलाऊंगा। So she is the supreme commander, यानी कि आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी की सुप्रीम कमांडर है the president of India, but otherwise she has very nominal powers. Now, in fact, मैं एक राज्यसभा के वेबसाइट में जो लिखा है उसको मैं पढ़ता हूं, उसमें लिखा है कि under the Constitution of India, the head of the executive is the president. The head of the executive is the president. इसको नोट कर लो। All the executive power is vested in the president and all the executive actions are taken in his name. Like कोई भी बिल पास हुआ लोकसभा और राज्यसभा द्वारा, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है साइन होने के लिए। साइन होने के बाद ही जब वो गैजेट में पब्लिश होता है, उसी तभी का मतलब है कि ये अभी देश का कानून बन गया है। सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के पारित होने से देश का कानून नहीं बनता है, प्रेसिडेंट का हस्ताक्षर होना जरूरी है। ओके, सो बट ओनली the president is only a constitutional head of state acting on the aid and advice of the council of ministers. So he is the formal executive, the president. The real or the political executive
is the council of ministers headed by the prime minister. ये भाषा आपको याद होनी चाहिए. स्टॉप कर लो, नोट कर लो, ताकि आपको एमसीक्यूज में आए या 1 मार्क या 2 मार्क वाले क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत ना हो. ओके, सो द प्रेसिडेंट एंजॉयज व्हाट इज कॉल्ड नॉमिनल पास, जो कि मैंने नीचे ऑरेंज में लिखा है. ओके, नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये पहले तस्वीर देख लेते हैं. रामनाथ कोविंद, जो कि पहले के राष्ट्रपति थे इससे पहले, और उनके सक्सेसर द्रौपदी मुर्मू, एंड द्रौपदी मुर्मू विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. नाउ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एड्स एंड एडवाइसेस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि उनको सलाह मशवरा दिया जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा, यानी कि मंत्रिमंडल द्वारा. इसका मतलब यह नहीं है कि 80 मंत्रिमंडल के सभी मंत्री जाके उनको मशवरा देंगे. नो, that role will be played by the prime minister. He will regularly go and meet the president at Rashtrapati Bhavan to tell her, okay, this is why we have taken this kind of a decision. इसकी वजह से ये हुआ है. So that way, this word aids and advises, ये दोनों जो शब्द हैं, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है. ओके, aids and advises the president of India. Now ये हुआ था 42nd amendment के अंतर्गत. उसके अंतर्गत this under the 42nd amendment act, 42nd amendment act of the constitution, यानी कि संविधान को जो amendment किया था, तो it is necessary for the president to exercise her functions in accordance with the advice given by the council of ministers. Okay, the president holds office for 5 साल के लिए. Okay, आफ्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे, नो इंडियन प्रेसिडेंट हैज हेल्ड ऑफिस फॉर मोर देन 2 टर्म्स. सो सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जिन्होंने 2 टर्म्स के लिए ही बिकेम द प्रेसिडेंट. सब्सिक्वेंटली डॉक्टर राधाकृष्णन हो, डॉक्टर जाकिर हुसैन हो, डॉक्टर वीवी गिरी हो, फखरुद्दीन अली अहमद हो, नीलम संजीवा रेड्डी हो, जैल सिंह हो, वेंकटरामन हो, शंकर दयाल शर्मा हो, KR नारायणन हो, अब्दुल कलाम हो, प्रतिभा पाटिल हो, रामनाथ कोविंद हो, all of them have held term only for 5 years. कुछ लोग, of course, they died in office, like Zakir Hussain, he died while he was in office as the president of India. तो वो थोड़े से exceptions हैं, but others, all of them from S. Radhakrishnan to the last president Ramnath Kovind, all of them have had only 1 term. और अभी एक तरह का एक ट्रेंड हो गया है कि 1 टर्म ही मिलता है प्रेसिडेंट को. बीच में प्रणब मुखर्जी का नाम भूल गया, वही मैं सोच रहा था, एक बीच में मिस हो गया, प्रणब मुखर्जी. यस. सो व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस नीडेड फॉर द इलेक्शन? ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 years of age, 25 फॉर लोकसभा, 30 फॉर राज्यसभा. प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 साल का होना जरूरी है एटलीस्ट. द प्रेसिडेंट शुड बी सच that he or she should be able to kind of stand for election and become a member of the Lok Sabha. उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए. हालांकि most of the conditions are the same, लेकिन this is also a condition that he or she should be qualified to become a member of the Lok Sabha. There should not be any office of profit, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर या किसी लोकल अथॉरिटी के अंदर उनकी कोई नौकरी नहीं होनी चाहिए जहां से उनको तनख्वाह मिलती हो. हालांकि he or she could become a vice president, and from vice president he could be promoted to become the president. Now you would wonder कि कौन से ऐसे vice president थे जो कि president बने. ओके, हालांकि इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन आजकल क्रिटिकल रीजनिंग का सवाल है. ओके, का दौर चला है इस साल से. सो यू कुड बी गिवन एन एग्जांपल, एंड अगर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, आर वेंकटरामन was vice president and he became the president. VV Giri was vice president, he became the president. Shankar Dayal Sharma was vice president, he became president. KR Narayanan also was vice president and he became president. So there have been these 4 candidates who have been vice president and they went on to become president. He should not be a proclaimed offender or sentenced criminal. Okay. Now, कंपोजिशन ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज, कि कौन लोग हैं जो कि प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट करते हैं. आप और मैं नहीं करते हैं, अनलेस वी आर ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और ए मेंबर ऑफ अ लेजिस्लेटिव असेंबली. सो ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स, ये याद रखना. ओके, ये इंपॉर्टेंट है. इलेक्टेड, नॉमिनेटेड, जो 12 नॉमिनेटेड होते हैं राज्यसभा के, वो इस पे वोट नहीं करते हैं. राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं करते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में वो वोट करते हैं. तो इस एक्सेप्शन को याद रखना, ये एमसीक्यू में आ सकता है बंधु. ओके,
तो इस बात को ध्यान रखना. Then the elected members of all the legislative assemblies across the country. Okay. Then how is it done? That you are a presidential candidate. मैं खड़ा होना चाहता हूं तो मेरे को एटलीस्ट 50 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए यानी कि एमपी या एमएलए 50 होने चाहिए. उनका प्रपोजल अनिवार्य है. ओके. लेकिन 50 से काम नहीं चलेगा. 50 के बाद यू नीड टू बी सेकेंडेड बाय 50 मोर पीपल, एमपीज और एमएलएस. यानी कि एटलीस्ट 100 लोगों का समर्थन तुमको चाहिए, तभी तुम चुनाव के लिए खड़े हो सकते हो. ओके. देन द इलेक्शन इज हेल्ड बाय सीक्रेट बैलेट. थोड़े और कंडीशंस हैं, जैसे 15,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना पड़ता है, 15,000 रुपए का. ओके. ये तो बड़ी छोटी सी रकम है फॉर अ बिग टाइम पॉलिटिशियन. और द मनी विल बी फॉरफिटेड अगर कैंडिडेट को 1/6 ऑफ द वोट्स भी नहीं मिले, यानी कि पूरे वोट के 1/6 भी नहीं मिले, तो ये 15,000 वापस नहीं की जाएगी, अदरवाइज रिफंडेबल है. ओके. देन ये इलेक्शन होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से. लेकिन उससे पहले एक वोट की कीमत, इस वोट की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? तो वोट की कीमत जानते हैं, और ये काफी इंटरेस्टिंग है. अभी आप 3 साल में वोट करेंगे, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में नहीं बट चुनाव में तो वोट करेंगे ना, तो आपको इन सब चुनावों के बारे में जानना जरूरी है. तो वैल्यू ऑफ एन एमपी इन एन इलेक्शन इन 2022, अभी जो द्रौपदी मुर्मू का इलेक्शन हुआ था उस समय पर वैल्यू क्या था ये जान लेते हैं. ये था कि एक वोट की कीमत, एक वोट का वैल्यू है 700. तो एमपीस का जहां तक सवाल है, वो आंध्र प्रदेश का एमपी हो, ओडिशा का एमपी हो, पंजाब का एमपी हो या बिहार का एमपी हो, किसी भी प्रदेश का एमपी हो, उस सांसद के वोट की कीमत, उसकी वैल्यू एक ही होगी. और यह तय की गई थी 700. इट्स जस्ट ए नंबर टू इन ऑर्डर टू दिस थिंग. ओके. द्रौपदी मुर्मू गॉट 700 इंटू सो मेनी दिस थिंग करके वो होता है. लाइक तो सांसदों में कोई किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है. जितनी वैल्यू राजस्थान के सांसद की है उतनी ही वैल्यू तमिलनाडु के सांसद की भी है. ओके. वोट की. लेकिन एमएलए यानी कि विधायक, इलेक्टेड विधायक ऑफ डिफरेंट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये वेरी करता है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. इस बात को ध्यान से सुनो, एग्जाम में आ सकता है, एमसीक्यू में या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में. उत्तर प्रदेश के एमएलए की वोट की वैल्यू है 208. जैसे 700 बताई गई थी, पॉइंट समझ लीजिए, 700 पॉइंट, ये 208 पॉइंट. तमिलनाडु की है 176. आई हैव जस्ट गिवन रैंडम एग्जांपल्स. मणिपुर की है 18. छत्तीसगढ़ की है 129. ओके. आई एम जस्ट गिविंग यू रैंडम एग्जांपल्स, मैंने सभी स्टेट्स के नहीं लिखे हैं. और ये भी हर 5 साल में वेरी होता है. ये बेसिकली इज डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन. उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा है, इसीलिए उसके विधायक की वोट की वैल्यू 208 है. मणिपुर की जनसंख्या कम है, इसलिए उसके विधायक की वोट की वैल्यू है 18. छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कम है उत्तर प्रदेश के मुकाबले, तो उसकी है 129. राइट. तो ये जनसंख्या पर आधारित है कि एक वोट की कीमत क्या होगी. लेकिन सांसद सिमिलर रहेगा, सबकी 700 बताई गई थी लास्ट इलेक्शन में, 2022 में हुई. यहां तक समझ में आ गया? समझ में आ गया तो लाइक बटन दबाओ. मैं हमेशा बोलता हूं 3SS जहां तक SWS का सवाल है. ओके. शेयर, सपोर्ट, सब्सक्राइब, ये तीनों करना जरूरी है बंधु, ताकि जितने भी वीडियो मिले, अदरवाइज वीडियोस में व्यूज नहीं आए, कोई देख नहीं रहा, कोई लाइक्स नहीं है, तो फिर कोई शेयर नहीं कर रहा, तो फिर मजा नहीं आता है. ओके. सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के हिसाब से ये चुनाव किए जाते हैं. नाउ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट भी काफी मस्त, बिल्कुल मस्त सिस्टम है. इसको कहते हैं इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. इसका क्या मतलब हुआ इतने भारी भरकम फ्रेज का? इसका मतलब यह है कि मैं, अगर 3 उम्मीदवार हैं समझो, ए, बी और सी, तो मैं कहूंगा मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है ए को, सेकंड प्रेफरेंस है बी को, थर्ड प्रेफरेंस है सी को. तो मैं प्रेफरेंशियल, जैसे हम नॉर्मल चुनाव में इस तरह का नहीं, चुनाव में हम जाके बोलते हैं मेरे को ये वाला उम्मीदवार पसंद है या ये वाली पार्टी पसंद है, मैं उसी को वोट दूंगा. वो अलग है, वो नॉर्मल चुनाव में. प्रेसिडेंट के चुनाव में और राज्यसभा के चुनाव में होता क्या है, मैंने राज्यसभा के संदर्भ में भी बताया था आपको, कि कॉन्टेक्स्ट में बताया था.
ए, बी और सी, तो पर्सन्स वोट इज ट्रांसफर्ड अगर पहला वाला हो, अगर ए को तुमने वोट किया पहला प्रेफरेंस, लेकिन उसके बाद काउंट किए जाते हैं, ए को नंबर ऑफ वोट्स बी और सी से कम मिले हैं, तो क्या होगा, ये ए को हटा देंगे कि तुम अभी दौड़ में नहीं हो, ओके, तो अभी बी और सी के बीच में मुकाबला होगा और आपका वोट बी को ट्रांसफर हो जाएगा बिकॉज आपने बी को सेकंड प्रेफरेंस वोट दिया है, समझे? तो द पर्सन्स वोट इज ट्रांसफर टू द सेकंड और द थर्ड कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू द वोटर्स ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस. दिस हैपेंस इफ द फर्स्ट चॉइस कैंडिडेट इज एलिमिनेटेड ड्यूरिंग द काउंटिंग. समझ में आ गया? मैंने बहुत सिंपल भाषा में आपको बताया है. नाउ रीजन फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन में जाने से पहले यह बता दूं कि कौन चुनाव करता है, कंडक्ट कौन कराता है इसका राष्ट्रपति का चुनाव. उसका आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट. लिख के मत आ जाना, आएगा तो अंडा मिलेगा. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट्स द इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आल्सो. ओके, द रिटर्निंग ऑफिसर मतलब जो कि पूरी प्रक्रिया को संभालते हैं, उसका पूरा जिम्मा लेते हैं, जिम्मेदार होते हैं, पूरे वो जो अधिकारी होते हैं वो हर 5 साल में चेंज होते हैं. लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल होते हैं सचिव, या राज्यसभा के सचिव होते हैं, और ये टर्न बाय टर्न होता है. 2022 में राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल ने चुनाव को पूरा कोऑर्डिनेट किया था, तो इसका मतलब 2027 में जब द्रौपदी मुर्मू का टर्म खत्म हो जाएगा, अगले राष्ट्रपति का चुनाव होगा, उस समय पर लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल विल बी द रिटर्निंग ऑफिसर. याद रखना, इसके ऊपर भी आ सकता है. इंटरेस्टिंग है ना. इलेक्शन है, अब कुछ लोग बोलेंगे ये सिलेबस से बाहर है. सिलेबस से बाहर का परिभाषा कौन करेगा? सिर्फ जो टेक्स्ट बुक में है उसी के बारे में, या आपको इधर उधर से, अगर चुनाव ऑफ प्रेसिडेंट आपके सिलेबस में है तो मैं चुनाव के बारे में कुछ भी पूछ सकता हूं. Who settles any dispute arising from the election of president of India? अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन को लेकर कुछ विवाद आता है तो मैं कहां जा सकता हूं, किसको अपील कर सकता हूं? आपके ऑप्शंस हैं रिटर्निंग ऑफिसर, आपके ऑप्शंस हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आपके ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या आपके ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट. So the correct answer is D, Supreme Court. So Supreme Court will settle any dispute arising in the case of the election of the President of India. समझ में आ गया? रीजन फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन. इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों करते हैं? कोई कारण तो होगा ना, कि ऐसा क्यों नहीं है कि प्रेसिडेंट को भी सीधा चुन लो जैसे अमेरिका में होता है. मैंने बराक ओबामा का इलेक्शन कवर किया था 2012 में, जब वो फिर से रीइलेक्ट होके आए थे. ओके, मिट रोमनी थे उनके अगेंस्ट रिपब्लिकन कैंडिडेट, एंड बराक ओबामा ऑफ कोर्स वाज द डेमोक्रेट कैंडिडेट. और जो विक्ट्री स्पीच हुई थी ओबामा की इन शिकागो, वहां पर मैं था लिसनिंग टू बराक ओबामा लाइव, his victory speech, his acceptance speech after he won the election. So president of America, USA is elected directly. यहां पर इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है. उसके कारण क्या है? और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बारी बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है. पहला है कि अगर इनको भी डायरेक्टली इलेक्ट किया जाए तो एक तो होता है प्राइम मिनिस्टर who is directly elected in the sense that हम उनको सांसद के रूप में चुनते हैं, and then he is elected as the leader of the legislature party and he is invited by the president to form the government. Okay, so एक तरह से ये डायरेक्ट इलेक्शन हो गया, because हम उनको एटलीस्ट अभी वाराणसी के लोगों ने जितने भी वहां पर वोट करते हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी को चुना है. सो ही इट्स अ डायरेक्ट इलेक्शन, राइट? बट प्रेसिडेंट का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है. हम नहीं करते हैं. जिन सांसदों को और जिन विधायकों को हमने चुना है उनको वोट देने का अधिकार मिलता है, राइट? तो इसका कारण यह है कि अगर दो लोग डायरेक्ट इलेक्शन में आ जाएं तो ये थोड़ा सा इंबैलेंस ऑफ पावर हो जाएगा, राइट? तो इसीलिए राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट इलेक्शन के रूप में कर दिया गया. बिकॉज जवाहरलाल नेहरू ने तब कहा था कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि राष्ट्रपति को हम डायरेक्टली चुने और फिर उनको अधिकार ही ना दें, ये तो बड़ा अजीब सा होगा ना. तो इसलिए इनका इनडायरेक्ट इलेक्शन करा दिया गया एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड प्राइम मिनिस्टर इन ए सेंस इज इलेक्टेड डायरेक्टली. मोर रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टोरल कॉलेज, बिकॉज इसमें क्या है, विधायक भी भाग लेते हैं ना. इसमें इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे
सेंटर में आज की तारीख में भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार है, लेकिन कई सारे प्रदेशों में भाजपा की सरकार नहीं है, राइट? कर्नाटक में कांग्रेस है, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस है, आंध्रा में वाईएसआर कांग्रेस है, उड़ीसा में बीजू जनता दल है, तमिलनाडु में डीएमके है। सो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग सरकारें हैं, अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं, राइट? तो दैट मींस उनकी पार्टी के विधायक ज्यादा हैं। तो एक तरह से द प्रेसिडेंट हु इज इलेक्टेड इज मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर कंट्री। अगर सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के लोगों को ही, सांसदों को ही अधिकार मिलता कि आप चुनाव में भाग लीजिए, जैसा कि होता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में, तब होगा कि सिर्फ भाजपा के ही लोग इलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन यहां पर एक चांस तो है कि अगर लेट्स हाइपोथेटिकली लेट्स इमेजिन कि एक पार्टी का दबदबा है सेंटर पे, लेकिन पूरे के पूरे प्रदेशों में सारे ऑपोजिशन पार्टीज की सरकारें हैं। अगर वो सारे ऑपोजिशन पार्टीज, विपक्षी दल मिल जाएं और एक उम्मीदवार को खड़ा करें और उनके कंबाइंड वोट सेंटर में सरकार की जिसकी भी है उसके वोट से ज्यादा हो हो सकता है कि यहां के उम्मीदवार राष्ट्रपति बन जाए, राइट? तो इसीलिए द होल आइडिया इज टू गिव अ मोर रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टोरल कॉलेज। समझ में आ गया? इट रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स ऑफ द यूनियन। चूंकि वो विधायक भी यहां से वोट कर रहे हैं, तो एक तरह से राज्यों का, प्रदेशों का भी एक तरह का रोल रहता है कि अगले राष्ट्रपति कौन बनेंगे। इट इन्वॉल्व्स द पीपल ऑफ इंडिया इनडायरेक्टली, राइट? डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली, क्योंकि हमने विधायकों को चुना है, एमएलए को चुना है, मैंने सांसद एमपी को भी चुना है, तो ओके, मेरी तरफ से ये दोनों लोग जाके वोट कर देंगे। और इसमें काफी पैसा भी बचता है, टाइम भी बचता है, क्योंकि ये जल्दी से चुनाव हो जाता है। एक ही दिन में, जनरल इलेक्शन में कितने दिन चुनाव, आई मीन कितने फेजेस में चुनाव होता है? ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना तक चलता है शेड्यूल, राइट? लेकिन ये एक ही दिन में खत्म हो जाता है। 3 दिन, 2 या 3 दिन बाद काउंटिंग होती है, काउंटिंग होके शाम तक रिजल्ट आ जाता है, तो जल्दी में हो जाएगा। ओके, नाउ इसके बाद चलते हैं, उनके ओथ ऑफ ऑफिस इज गिवन बाय द, ये ध्यान रखिए, द चीफ जस्टिस इज द वन हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द चीफ जस्टिस ऑल्सो। दोनों एक दूसरे को करते हैं, याद रखना। ओके, सो प्रेसिडेंट इज डन बाय द चीफ जस्टिस, और अगर चीफ जस्टिस बाय चांस नहीं हो तो उनकी नामौजूदगी में द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओके, एंड ही हैज टू take an oath to preserve, protect and defend the constitution and the law. Okay, term of office जैसे मैंने कहा 5 साल, सैलरी 5 लाख, लेकिन इसमें अलाउंसेस इंक्लूडेड नहीं है। राष्ट्रपति भवन उनका घर बनता है, और उसके बाद भी, रिटायर होने के बाद भी, एक परमानेंट बंगला उनको दिल्ली में या कहीं और पे भी इट इज देयर। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट फॉल वेकेंट? अगर वो रिजाइन कर देते हैं या उनको इम्पीच किया जाता है, और इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 months आफ्टर, जब से ये वैकेंसी क्रिएट होती है। 2 बार ही हुआ है, जैसे मैंने कहा, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, जब वो प्रेसिडेंट थे तब उनकी मौत हुई। रेजिग्नेशन लेटर वो भेजते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, उपराष्ट्रपति को, वो अपना रेजिग्नेशन लेटर भेजते हैं, और उपराष्ट्रपति ये कम्युनिकेट करता है स्पीकर को। ओके, और तब तक वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज द प्रेसिडेंट, या उनको अगर इम्पीच किया जाता है तो। सो डेथ ऑफ प्रेसिडेंट हुआ, रेजिग्नेशन हुआ, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट is the process by which the legislative body initiates charges against a public official for misconduct. That's a definition. मैं repeat करता हूं, the process by which the legislative body, यानी कि पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा, आंध्र प्रदेश की विधानसभा नहीं कर सकती है, समझ लो। ओके, अगेंस्ट a public official for misconduct. Who can level charges? इधर लोकसभा या राज्यसभा। When MPs कैसे करेंगे? सांसद एक रेजोल्यूशन मूव करेंगे, और एटलीस्ट 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, और उसको एटलीस्ट 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, यानी कि अगर लेट्स से राज्यसभा का कोई सांसद कर रहा है, तो 250 में से 1/4, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 60 odd people, 62-63 odd people will have to sign it in order to make that impeachment, because ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, right? Then the resolution has to be passed by a majority not less than 2/3 of the total membership. Then 250 में से 2/3 मेंबर्स को इस रेजोल्यूशन को पास करना पड़ेगा,
उसके बाद ही इंपीचमेंट प्रोसीडिंग्स चल सकती हैं। ओके, इसलिए अभी तक कोई भी राष्ट्रपति को इंपीच नहीं किया गया है। ओके, और दूसरा जो सदन होगा, अगर राज्यसभा की तरफ से आया है तो लोकसभा, लोकसभा की तरफ से आया है तो राज्यसभा विल इन्वेस्टिगेट द चार्जेस, किस तरह के इल्जाम लगाए गए हैं उस पर कार्यवाही भी की होगी, और राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि उस कार्यवाही में वो पेश भी हो, ही कैन कम इन फ्रंट ऑफ दैट। ओके ओके, ये थोड़ा सा फैक्टॉइड है, अगर आपको पढ़ने में दिलचस्पी हो तो। अभी तक 14 राष्ट्रपति बन चुके हैं, 2 प्रेसिडेंट्स, जैसे मैंने कहा, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद डाइड इन ऑफिस. Rajendra Prasad was India's longest serving president because he served 2 terms. Chief Justice Mohammad Hidayatullah served as active president because उस समय पर बहुत दिलचस्प कहानी है ये. VV Giri was vice president when Zakir Hussain was president. He died. VV Giri became the acting president. लेकिन VV Giri then he resigned because he wanted to contest the next election. तो उन्होंने resign किया. तो Hidayatullah was the Chief Justice of India. So he served as acting president of India for 35 days. Okay. नीलम संजीवा रेड्डी 1977 के बाद he won the presidential election unopposed. 6 वाइस प्रेसिडेंट हुए हैं जो कि प्रेसिडेंट बने हैं. जाकिर हुसैन का टर्म वाज द शॉर्टेस्ट. बीडी जट्टी सर्व्ड एज एक्टिंग प्रेसिडेंट फॉर ओवर 5 months, राइट. ये इनफैक्ट दिस वाज इन द इंटरिम पीरियड बिटवीन इंदिरा गांधी एंड मोरारजी देसाई एज प्राइम मिनिस्टर. 70s की बात कर रहा हूं. एंड 2 इलेक्शंस की बात की गई है, 1969 which led to the Congress split also. ये सब राजनीति की बातें हैं, आप सबको समझ में नहीं आएंगे. आप सोचेंगे 1969 ये तो बहुत पुरानी बात हो गई. ओके, इंपीचमेंट के बारे में तो मैंने बता दिया. ओके, इसके बाद था ये. ओके, नाउ लेट्स कम टू द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, कि क्या क्या अधिकार है राष्ट्रपति के पास. पहले ही तो हो गया एग्जीक्यूटिव पावर्स. ओके, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल, डिस्क्रिशनरी, इमरजेंसी. ओके, ये 6 किस्म के पावर्स है, अधिकार है. पहला तो हो गया कि स्टेट गवर्नमेंट्स पर अधिकार, कंट्रोल. ओके, ये कैसा होगा कि अगर प्रेसिडेंट्स रूल 356 आर्टिकल के अंडर तहत लगाना है, किसी प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो गई या वहां की सरकार किसी को मेजॉरिटी नहीं मिली, तो 6 महीने के लिए या कुछ समय के लिए प्रेसिडेंट्स रूल को लगाया जाता है. हालांकि ये सिर्फ नाम के वास्ते, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति बिकम्स द ऑल पावरफुल पर्सन. नो, कंट्रोल विल बी डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, लेकिन इट विल बी कॉल्ड प्रेसिडेंट्स रूल. ओके, तो इस तरह से ऑन पेपर द प्रेसिडेंट कंट्रोल्स द स्टेट गवर्नमेंट्स. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, जैसे दादरा नगर हवेली है, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से, ये सब यूनियन टेरिटरीज है. उन सभी के जितना भी जो कामकाज होता है, एडमिनिस्ट्रेशन, बॉर्डर एरियाज हो गए, उन सभी का कामकाज इज एक्चुअली डन बाय द इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट. Then he takes care of, or she takes care of the appointment of the prime minister. जो भी चुनाव जीत के आया, लेजिस्लेचर पार्टी ने जिसको भी अपना नेता बनाया, उसको आमंत्रण भेजा जाता है, उनको निमंत्रण भेजा जाता है कि आप आइए और आप प्रधानमंत्री का पदभार संभालिए. गवर्नर्स, जितने भी राज्यपाल हैं अलग अलग प्रदेशों में, बाहर के मुल्कों में जो भी एम्बेसडर्स बने जाते हैं, उनका अपॉइंटमेंट. he or she is also the head of the administration, because जैसे मैंने शुरू में बताया, जितने भी ऑर्डर्स हैं उनको राष्ट्रपति के नाम पर ही इशू किए जाते हैं. इट्स कॉल्ड द गैजेट ऑफ इंडिया. ओके, देन हम चलते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में. पावर टू समन और प्रोरोग पार्लियामेंट, यानी कि अगर पार्लियामेंट को समन करना है तो राष्ट्रपति को बोलना पड़ेगा कि आई एम समनिंग पार्लियामेंट. और ये कब होगा बताओ? ये मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, बजट, मॉनसून, विंटर सेशन. तो ये 3 सेशंस को द प्रेसिडेंट इज द वन हु समन्स. सो हु समन्स द विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाए. अगर मैं आपसे गूगली क्वेश्चन पूछूं, द प्रेसिडेंट समन्स द मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट, हु समन्स द विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट पूछे, तो तब भी आंसर बंधु प्रेसिडेंट ही होगा. ओके, तब आप कंफ्यूज मत हो जाना, ओ इसमें लिखा है मॉनसून सेशन या बजट सेशन, तो शायद विंटर सेशन स्पीकर बुलाता होगा. करेंगे तो अंडा मिलेगा. ओके, तो प्रेसिडेंट समन्स ऑल 3 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट. ही ऑल्सो प्रोरोग्स पार्लियामेंट. प्रोरोग का मतलब पूरा अधिवेशन खत्म हो गया, 20 दिन का, 25 दिन का, उसके बाद प्रेसिडेंट बोलेगा द पार्लियामेंट इज प्रोरोग्ड. एडजर्नमेंट स्पीकर करता है हर दिन, प्रोरोग पार्लियामेंट का राष्ट्रपति करती है. ओके, इसमें कंफ्यूज मत होना. देन
राष्ट्रपति पहला अधिवेशन एड्रेस करती हैं। पहला अधिवेशन कौन सा होता है साल का? बजट सेशन, जो कि जनवरी के एंड में शुरू होता है, क्योंकि बजट 1 फरवरी को प्रेजेंट होता है। और पहला जो सेशन होगा लोकसभा का चुनाव के बाद, तो इसीलिए मैंने कहा था 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विल एड्रेस बोथ द बजट सेशन एज वेल एज द मॉनसून सेशन, क्योंकि बजट सेशन हो जाएगा चुनाव से पहले, चुनाव होंगे अप्रैल मई के महीने में, मई के बाद अगली सरकार आएगी तो पहला अधिवेशन शायद जुलाई में होगा। सो मॉनसून सेशन को भी द्रौपदी मुर्मू एड्रेस करेंगी। ओके, ये भी ऐसा आ सकता है। आपके 2024 में एग्जाम होने वाले हैं, तो आपसे ये प्रश्न, तो अगर मैं एग्जामिनर हूं तो मैं तो ऐसा प्रश्न जरूर सेट करूंगा। The president nominates 12 members to the राज्य सभा, यानी कि पीपल विद डोमेन एक्सपर्टीज। नाउ आगे आते हैं पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में। ओके, लेजिस्लेटिव पावर्स कौन से हैं? पहला तो हो गया, जितने भी बिल हैं उन पर हस्ताक्षर फाइनली राष्ट्रपति के होने चाहिए। डिसॉल्व द लोकसभा एंड ऑर्डर फ्रेश इलेक्शंस, की लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन, प्रधानमंत्री हार गए तो नए चुनाव होने चाहिए, कोई और सरकार बनाने की हालत में नहीं है तो लोकसभा को डिसॉल्व करो और फ्रेश चुनाव कराओ, इलेक्शन कमीशन काम पर लग जाओ। प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस अंडर आर्टिकल 1, 2, 3 आर्टिकल, ये कुछ आर्टिकल के नंबर आपको याद होने चाहिए, 1, 2, 3 याद करना इजी है। ऑर्डिनेंस का और ओ को 0 की तरह मान लो, 0, 1, 2, 3, easy way to remember, simple. Simply you should remember all these things like this only. You should keep making these kind of code in your mind. Okay, so when you make this code, it's very easy. Okay, I am from Kerala, many Malayalis speak like this, not to make fun because I am a Malayali myself. Promulgate the ordinance. Now ऑर्डिनेंस कब होता है? जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है या किसी कोई भी एक हाउस इज नॉट इन सेशन, ऑर्डिनेंस कैन बी इशूड। जैसे अभी रिसेंटली सरकार ने दिल्ली के ऊपर एक ऑर्डिनेंस लाया था जिसके ऊपर काफी कोलाहल मचा था, उसके बाद उसको बिल की तरह लेके आए मॉनसून सेशन में, अमित शाह ने उसकी पैरवी की हाउस में, एंड इट वाज पास्ड एंड देन इट वाज साइंड बाय द्रौपदी मुर्मू एंड इट बिकेम ए बिल, एन एक्ट। ओके, now what is an ordinance? It's a temporary order issued by the president on request of the council of ministers. इस definition को बंधु याद रखना, ये keywords है, इसको याद रखना। क्या keywords? Temporary order issued by president on request of the council of ministers, and it is issued when both houses or either house of parliament is not in session, especially लोकसभा नहीं होता तभी होता है generally. Okay, तो ये definition लिखना पूरा जरूरी है, ये पूरे keywords आनी चाहिए, नहीं तो marks नहीं मिलेंगे, एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा। ऑर्डिनेंस शुड बी लेड बिफोर पार्लियामेंट व्हेन इट रिकन्वीन्स, इट हैज टू पास इट इन 6 वीक्स। अभी दिल्ली का जो ऑर्डिनेंस था वो हुआ, पहले ऑर्डिनेंस लेके आए, अरविंद केजरीवाल ने काफी क्रिटिसाइज किया, उसके बाद अमित शाह ब्रॉट इट इन लोकसभा, देन राज्यसभा। राज्यसभा पर इसमें ऑपोजिशन एक साथ जुट गई, वोटिंग हुई, वोटिंग में आई थिंक द गवर्नमेंट इट वाज पास्ड बाय 131 वोट्स टू 101 वोट्स, ऐसा कुछ डिफरेंस था, इतना ही कुछ था, अराउंड 29-30 वोट्स का डिफरेंस था, बिकॉज बोथ द बीजू जनता दल एंड द वाईएसआर कांग्रेस सपोर्टेड द रूलिंग पार्टी, तो राज्यसभा में, और उसके बाद इट वाज सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर साइनिंग। अगर पेपर पढ़ते हो, टीवी देखते हो, न्यूज फॉलो करते हो, तो ये सब समझने में आसानी होगी, बिकॉज यू विल बी एबल टू रिलेट इट टू दिस थिंग इंसिडेंट्स। और मैं तो कहता हूं अभी जब क्रिटिकल एप्लीकेशन क्वेश्चंस आएंगे तो आपको उदाहरण के साथ पूछा जा सकता है कि दिल्ली में ये ऑर्डिनेंस हुआ, कितनी देर में अमित शाह लेकर आए, यू नो, इफ आई वाज दिस थिंग आई वुड एक्सपेक्ट दैट यू नो यू गिव एन एग्जांपल एंड टेस्ट द स्टूडेंट्स। तो यही बोल रहा हूं कि आपको अवेयरनेस होना भी जरूरी है। अभी वित्तीय पावर्स क्या है? ओके, द फाइनेंशियल पावर्स, इनफैक्ट कोविड के दौरान काफी सारे ऑर्डिनेंसेस इशू हुए थे। ओके, नाउ व्हाट आर द फाइनेंशियल पावर? मनी बिल्स इन लोकसभा कैन बी पास्ड ओनली, कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर किसी एक बिल जिसका की सरोकार किसी तरह से फाइनेंशियल मैटर्स के साथ है तो उसको मनी बिल कहा जाएगा, लेकिन मनी बिल को इंट्रोड्यूस फाइनेंस मिनिस्टर कैन डू ओनली विद द recommendation of the president, the formal recommendation of the president होना जरूरी है। तो council of ministers will send it to the president through the prime minister and then it will be presented in the Lok Sabha as a money bill. Financial power,
the finance minister and the budget always go and meet the president before they go to parliament. She goes to parliament and presents the budget on the 1st of February at 11 o'clock. ये एक कस्टम है कि राष्ट्रपति के पास जाके पहले कैबिनेट पास करता है, उसके बाद she goes and meets the president in order to formally say that okay, this is the budget I'm going to be presenting, because finally it's everything is in the name of the president, na? Then the president can authorize withdrawal of advances from the contingency fund or to meet unforeseen circumstances, expenditure. अगर by chance कुछ emergency expenditure करना हो तो उसको ऑथराइजेशन कौन देगा? राष्ट्रपति. फाइनेंस कमीशन जो कि हर 5 साल में बनता है टू डिसाइड ऑन कि सेंटर और स्टेट में डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस कैसा होगा, बिकॉज टैक्स में अगर 100 रुपया जाता है तो 100 रुपए में से सेंटर कितना रखेगा, स्टेट कितना रखेगा, दैट इज ऑल डिसाइडेड बाय द फाइनेंस कमीशन. वो हर प्रदेश में जाके बातचीत वगैरह करके ये डिसाइड करते हैं कि इस राज्य को थोड़ी मदद की जरूरत है तो इसको इतना डेवोल्यूशन में इतना देना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा. इसके बाद हम आते हैं कानूनी अधिकारों पे. नो क्रिमिनल केस कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट व्हेन ही और शी इज इन ऑफिस. तो जब 5 साल तक वो राष्ट्रपति बने रहते हैं तब तक उनके अगेंस्ट किसी भी तरह का क्रिमिनल केस कैन नॉट बी फाइल्ड. होने के बाद ठीक है, मतलब कि रिटायर होने के बाद ठीक है, लेकिन उसके दौरान वो नहीं हो सकता है. They are not answerable. The president is not answerable to any court of law. Obviously, अगर कोई केस ही नहीं होगा तो they have the power to grant pardon. कि जैसे होता है ना कि मेरे को फांसी की सजा सुनाई गई, अभी मैं माफी की गुहार करता हूं प्रेसिडेंट के सामने कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई. The president has the right, but ऐसा नहीं कि president will decide on her own. That decision will be taken by the Ministry of Home Affairs. The Ministry of Home Affairs will decide कि इस बंदे को फांसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या उसकी पार्डन को नकार दो. Okay, so that is also done. So mercy petitions are sent to the president, but it's only in name. But as I said, the decision is taken by the president of India. Then discretionary powers, appointment, और ये important है. In case of death, no clear majority. Now, जैसे इंदिरा गांधी की मौत के assassination के टाइम पे हुआ 1984 में. In fact, I am reading a particular book right now, written by a journalist called Neerja Chaudhary, on decisions that prime ministers take. तो उसमें जैल सिंह किस तरह के हालात में, जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ, राजीव गांधी बंगाल में थे, जैल सिंह आउट ऑफ द कंट्री थे, जबकि तब के राष्ट्रपति, अरे मैंने जैल सिंह का नाम लिया था क्या राष्ट्रपति की लिस्ट में? लिया होगा. तो then you will have you would have how in case of death the president can actually exercise his discretion, because council of ministers, and basically 1984 mein hua when Zail Singh decided that he will swear in Rajiv Gandhi as the next prime minister. He need not follow again. अगर प्राइम मिनिस्टर ने नो कॉन्फिडेंस मोशन हार गए हैं और प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि लोकसभा को आप डिसॉल्व कर दीजिए, द प्रेसिडेंट उस समय पर यह डिसाइड कर सकता है कि इस प्राइम मिनिस्टर का अभी लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं है, तो मैं इसकी बात क्यों सुनूं. So the president can go by discretionary powers at that time. Okay. Then delaying assent to bills by using what is called the pocket veto. Basically, अगर राष्ट्रपति, ये एक बार ही हुआ था पोस्टल बिल के चक्कर में, जब it was delayed, वो भी राजीव गांधी के टाइम पे जैल सिंह द्वारा. Zail Singh, he was the president from 1982 to 1987. He exercised the pocket veto to prevent the Indian Post Office Amendment Bill from becoming law. तो बेसिकली अगर वो साइन भी नहीं करते हैं, पार्लियामेंट को वापस भी नहीं भेजते हैं, तो इट इज कॉल्ड अ पॉकेट वीटो. सो यू डिले एसेंट टू बिल, जिससे कि आपको लगे कि ये ठीक नहीं है, तो बिकॉज राष्ट्रपति एक्चुअली मना नहीं कर सकते हैं. एक बार ही शायद मना कर सकते हैं, शायद नहीं कर सकते हैं, एंड उसके बाद अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैबिनेट उसको सेकेंड बारी भेजती है तो राष्ट्रपति हैज टू साइन इट, राइट. तो अगर वापस भेजो ही नहीं, चुपचाप बैठे रहो, तो इसको पॉकेट वीटो कहते हैं. Then emergency powers is a sudden or unforeseen situation demanding immediate action. Okay. Head of state assumes extraordinary powers. ये 1975 to 77 के बीच में जब emergency declare हुई, उस दौरान हुआ, या कुछ देशों में emergency powers is declared when there is civil war, या बाहरी देश ने अगर आक्रमण कर दिया तब भी emergency declare की जा सकती है. और ये 3 प्रकार के होते हैं, national, state और financial. National emergencies जब
बाहर का देश कोई ये करे, या डेंजर टू पीस इन कंट्री यूज ड्यू टू सिविल वॉर, और ये आर्टिकल 352 के अंदर होता है, मेनली 1975 टू 77 के अंदर के बीच में इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया था। द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी ओनली व्हेन कैबिनेट गिव्स इट इन राइटिंग, बिकॉज उस समय पर क्या हुआ था, कैबिनेट ने मंजूरी नहीं दी थी, इंदिरा गांधी ने डिसाइड किया था और फखरुद्दीन अली अहमद को कहा था, जो कि तब के राष्ट्रपति थे, कि आप इमरजेंसी डिक्लेयर कर दो। कैबिनेट का नोट बाद में आया था, उसके बाद एक अमेंडमेंट लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि जब तक काउंसिल ऑफ कैबिनेट लिखित में नहीं देता है तब तक प्रेसिडेंट कैन नॉट डिक्लेयर एन इमरजेंसी। Then the national emergency must be ratified by parliament within 1 month. It is in force for 6 months after ratification, लेकिन उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। और उस दौरान जो स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट पे तो वैसे भी स्टेट केंद्र बना सकता है, स्टेट लिस्ट के ऊपर भी कानून सेंटर बना सकता है इमरजेंसी के दौरान। ओके, और जितने भी फंडामेंटल राइट है, अधिकार है, उन सभी को सस्पेंड किया जाता है नेशनल इमरजेंसी के दौरान। स्टेट इमरजेंसी क्या है? स्टेट इमरजेंसी का दूसरा नाम है प्रेसिडेंट्स रूल, जिसके बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। ये आर्टिकल 356 के अंदर है। 352 इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल, स्टेट इमरजेंसी अंडर 356। इसका ड्यूरेशन है 2 महीने के लिए, और बियॉन्ड 60 days इट हैज टू बी रेटिफाइड बाय पार्लियामेंट एंड कैन बी इंपोज्ड फ्रॉम 6 months to 3 साल तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। तीसरा हो गया वित्तीय इमरजेंसी, ये आर्टिकल 360 के अंदर है। 352, 356, 360 याद रखना, ये कभी भी इंपोज नहीं हुआ है। It is when the country is facing a financial instability, it has to be approved by parliament within 2 months, and salaries of different kinds of people can be reduced. Government servants ho, ministers ho, judges ho, किसी के भी it can be reduced. Now let's come to vice president. President का समझ में आ गया? समझ में आ गया तो लाइक बटन दबाओ और शेयर करना। ओके, नाउ, and president financial emergency में president can also appoint a finance commission to suggest ways to get out of the financial crisis. Now vice president का जहां तक सवाल है, he is 35 years of age, same situation. He should be qualified for election to the Rajya Sabha. वो लोक सभा है president, ये राज्य सभा है। The electoral college includes MPs of both Lok Sabha and Rajya Sabha and includes the 12 nominated MPs also. Impeachment में by the way, the 12 nominated MPs impeachment of president करो तो उसमें they can vote. Very weird, no? Election में vote नहीं कर सकते हैं, लेकिन impeachment में vote कर सकते हैं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में ये 12 नॉमिनेटेड एमपीज भी वोट कर सकते हैं। द टर्म ऑफ ऑफिस इज 5 years. द पावर्स ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज दैट ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ओके, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। ओके, ये टर्म इंपॉर्टेंट है कि ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो मतलब सिंस ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ही बिकम्स द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, लेकिन वो राज्यसभा के सांसद नहीं है, याद रखना। He regulates the proceedings of the house. मैंने ये सब राज्यसभा में बता दिया है। He regulates the proceedings of the house and he takes over as the president in case he dies in office. अगर उनकी मौत हो जाए in office, he takes over as the president of the country. Okay. जैसे मैंने पहले बताया, अगर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट दोनों नहीं है तो CJI will become Chief Justice of India will become the next he will be the acting president. Okay, खत्म हो गया चैप्टर, समझ में आ गया हूं, मैं उम्मीद करता हूं। Okay, so share, subscribe and support to the channel in order to get many more such videos. Okay, tata, bye bye, thank you very much, God bless you.